नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरे देशवासियों, आज हम एक और विषय पे बात करने जा रहे हैं जो एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दे की बात नहीं है। ये हमारे देश के भविष्य, ये हमारे देश के यूथ, ये हमारे देश की युवा की बात है। और इसलिए इस बात को करते समय मैं बड़ा सतर्क हूँ और मैं अपने वाक्य और वाक्यांशों को सही रूप से प्रस्तुत करूँगा। इस वीडियो में मैं हिंदी का प्रयोग करूँगा। मेरा संबोधन हर उस छात्र से है जो हमारे देश में पढ़ता है। युवा इस देश की नींव है। युवा आने वाले समय के डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, लॉ मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस भी हैं। 50 करोड़, 40 से 50 करोड़ देशवासी युवा हैं। उनकी उम्र 18 से 35 वर्ष की आयु में लाई करती है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के पास। इसलिए लोग बोलते हैं कि हमारा देश की सबसे बड़ी क्षमता यही है कि हमारे पास एक सशक्त युवा प्रणाली है। वी हैव अ यूथ, क्योंकि हमारे दादा परदादाओं ने ड्यू टू इलनेसेस, ड्यू टू पॉवर्टी, ड्यू टू द रिस्क कि उनके पुत्र या पुत्रियां जो होती थीं उनकी दीर्घ आयु ना हो पाती थी, तो उन्होंने अधिक रिप्रोडक्शन किया और कई लोगों को जन्मा, अधिक लोगों को जन्मा, 10-10, 14-14 बच्चे उनके हुए। उसकी वजह और उसकी देन ये है कि आज इंडिया का यूथ इतना बड़ा हो पाया। इट्स अ ओवर टाइम एक्सपेंशन, अगर कोई इसको लिटरेरी टर्म्स में देखे तो। देखिए, ये प्रोटेस्ट जो हुए, उन्होंने एक सीधी आवाज़ हमारे देश के छात्रों और युवाओं को दी। भटकाने का प्रयास हुआ, तोड़ने का प्रयास हुआ, टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग, इन सब चीज़ों का प्रयोग हुआ। क्योंकि सरकार कोई भी हो, सरकार चाहती नहीं कि आप उसके खिलाफ एक शब्द भी बोलें। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल है कि वो भूल जाती है कि एक लोकतंत्र में अगर आपने सरकार के खिलाफ बोलने से लोगों की आवाज़ को दबाया तो वो और फूट कर बाहर निकलती है। और अब हमारा देश अनपढ़ों का देश नहीं है। हमारे देश में पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी ना समझ लीजिएगा कि जाहिल नहीं है। कई पढ़े लिखे लोग भी जाहिल हो सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई, शिक्षा आपका दिमाग ना खोले, इसकी भी एक संभावना होती है। मूलतः शिक्षा की जो असली संभावना है, शिक्षा का जो असली निवेश कारीगर हो सकता है, वह यही है कि एक व्यक्ति का दिमाग खोल दे, एक व्यक्ति को सोचना सिखा दे, एक व्यक्ति तर्क वितर्क कर सके, एक व्यक्ति आत्मीयता और इंसानियत की भावना से सोच सके। वो अपनी कुरीतियों से, वो अपनी धारणाओं से, वो अपने चल रही परंपरागत गतिविधियों से सवाल पूछ सके और अगर वो गलत हों तो उनसे बाहर भी आ सके। हाँ, आज हमारे देश में 80% लोग लिटरेट हैं, शिक्षित हैं।
लेकिन मैं इस मुद्दे को उठाना चाहूँगा कि हमारे देश में आज भी कई जाहिल लोग हैं, और मैं ये जाहिल उन स्टूडेंट्स को नहीं कह रहा हूँ जो सड़कों पर आए, मैं जाहिल उन मंत्रियों को कह रहा हूँ जो अपने बढ़िया कैबिनेट्स में बैठकर गप्पे मारते हैं, ठर्राके लगा लगा कर हंसते हैं देश पर, देश के यूथ पर, देश की युवा पर। और मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, और ये बात याद रखिएगा कि मैं किसी पार्टी के खिलाफ बोल भी सकता हूँ और बोलने का हक भी है मुझे। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे लिए कोई पार्टी विशेष भी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि ईमानदारी इस देश की नींव में है, इस देश के संविधान में है। बाबा साहेब अम्बेडकर से ज़्यादा ईमानदार जीवन को लेकर, जीवन की कठिनाइयों को लेकर, जीवन के संघर्षों को लेकर और कौन हो सकता है। जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े व्यक्तित्व जिन्होंने 12 साल जेल में बिताए, उनकी देश के प्रति ईमानदारी पर कौन प्रश्न उठा सकता है। ये प्रश्न उठाते हैं आजकल संसदों में कि वंदे मातरम को पूरी रूप से गाना चाहिए, और सबको समझ आता है। कोई शिक्षित चाहे जाहिल क्यों ना हो, रेडिकलाइज ना हुआ हो किसी तरह से, शिक्षित हर शिक्षित व्यक्ति ये चीज़ समझ सकता है कि ये मुद्दा उठाया कि क्यों गया बंगाल इलेक्शन से पहले, क्यों हर बार समाज की फॉल्ट लाइंस में खेला जाता है। और एक विक्ट्री का दिन है, एक उत्सव, एक जीत का दिन है झारखंड के छात्रों के लिए, और उन सबको मैं पहले नमन करता हूँ। उन सब के साथ मेरे दिल हैं। उन सब के प्रयासों ने एक नई ऊर्जा भर दी है, क्योंकि ये जो राजनीतिज्ञ होते हैं, इन पर न्यूटन का पहला नियम सबसे अधिक अप्लाई होता है। जब तक इनके ऊपर फोर्स ना लगाई जाए, इनका लॉ ऑफ इनर्शिया कभी टूटता नहीं है। तो एक शुरुआत एक सही दिशा में हो चुकी है, और मैं आशा करता हूँ कि ये दूर तक जाए। कम से कम अब हमारे देश में शिक्षा पर बातें तो होने लगे। कम से कम हम अपने देश में हिंदू मुसलमान, दिस वर्सेस दैट, ताजमहल, औरंगजेब, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, इन सब से तो बाहर निकलें। कब तक हम फंसे रहेंगे उन मुद्दों पे, जो मुद्दे बहुत महत्व के नहीं हैं। मैं ये नहीं कहता कि ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ज़रूरी हो सकता है कुछ चीज़ों को न्याय मिलना हो सकता है राम मंदिर एक सही पहल हो, लेकिन इनकी ज़रूरी होने की उपलब्धि और संभावना इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आवश्यक है। क्या आपको लगता है सिर्फ हमारा देश रिलीजियस है? इंडिया के अंदर जितनी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी है, या यूँ कह लीजिए कट्टरता है धर्मों के नाम पर, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, सिख हो, और जैन बुद्ध तो खैर कट्टर है ही नहीं, ऑर्थोडॉक्स हैं, ट्रेडिशनल हैं, पर कट्टर और कट्टर शब्द वो कभी प्रयोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके धर्म में ही कट्टरता का विरोध है। पर हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, सिखों में हो, वो अपने धर्म के प्रति कट्टर है। आपको क्या लगता है ईसाईयत कट्टर धर्म नहीं है? आपको क्या लगता है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका जैसे देश में धर्म नहीं चलता? जोरों शोरों से चलता है। और आइए थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। आज भी यूएसए की इतनी उपलब्धियों के बाद यूएसए 2 बार चंद्रमा पर कदम रखने जा रहा है अपने आर्टेमिस मिशन के साथ।
पहले रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी ने, और अब ये आर्टेमिस मिशन के थ्रू रखने जा रहे हैं। लेकिन आज भी उस देश में इतना सुपरस्टिशन है कि 10% लोग आज भी मानते हैं कि अर्थ फ्लैट है। आज भी इस देश के इस समय के यूएसए में तो जाहिलों की इस दुनिया में कमी नहीं है, और जाहिल कभी कम हो भी नहीं सकते। जाहिल रहते हैं जब ऐसे बड़े बड़े साम्राज्यों में जाहिल रह सकते हैं जहां इतनी उपलब्धियों के बाद भी उनकी आंखें नहीं खुल रही, तो ये तो हमारा देश है। यहाँ तो इतनी बड़ी बातें होती नहीं हैं। खैर, विषय पे वापस आते हुए, जेपीएससी और जेएसएससी स्टेट पीसीएस होते हैं झारखंड के लिए। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री के थ्रू, रिपोर्टिंग के थ्रू वहाँ के बच्चों की व्यथा सुनी, और ये भी पाया कि किस तरह से कन्वेंशनल मीडिया कांग्रेस को टारगेट कर रही थी। बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आप सिर्फ एक तरफ से खेलो तो आप पालतू कुत्ते ही बन जाते हो। काश आपने उसी अच्छाई से, उसी सफाई से जो आप झारखंड में रिपोर्टिंग करे, दिल्ली के जंतर मंतर पे भी कर दी होती, तो शायद आज पैलेट गन चलने का, टीयर गैस जो एक्सपायर हो रखे हैं उनके इस्तेमाल होने का, गाड़ियों में भरे हुए पत्थर रखे हुए हैं और आरएएफ कोई एक्शन नहीं ले रही है, उसकी वीडियो तक बनाई जा रही है, उसका लोगों तक कुछ मैसेज, कुछ होने की संभावनाओं की बातें पहुंचती। पर आपसे तो मैं क्या बात करूं। नेटिव मीडिया, आपकी टारगेट ऑडियंस 40 साल है। आप 40 साल, 50 साल, 60 साल के लोगों को, क्योंकि उनकी बुद्धि, उनकी न्यूरल लॉक उन्हें आगे बोलने नहीं देगी। अब वो एक ऐसी उम्र में है जहां उनके दिमाग फ्रीज हो चुके हैं, तो उनको मंदिर मस्जिद पे आप लड़वा सकते हैं, और आप तो करते ही हैं। तो कन्वेंशनल मीडिया से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, और आपको कोई देखता भी नहीं है, ये बात समझ लीजिए आप, सीधी बात। और आपको भी पता है ये बात, और आपकी खुन्नस इसी बात से है। आपको क्लाउड चाहिए जो कोई देता ही नहीं आपको। खैर, जेपीएससी और जेएसएससी के मुद्दे पर ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ जो झारखंड में हुआ, और ये कितना बेहतरीन आइडल सेट किया। चाहे सीजेपी प्रोटेस्ट कैसा भी रहा हो, डिरेल्ड रहा हो, लेकिन एक बेहतर वर्जन ऑफ प्रोटेस्ट बनकर ये सामने आ पाया जो जेपीएससी और जेएसएससी के लिए प्रोटेस्ट हुए हैं। ठीक है, सरकार की गलती है, बिल्कुल गलती है सरकार की, इसमें कोई डाउट नहीं है, और हर सरकार को अकाउंटेबल हेल्ड करना चाहिए, यही तो डेमोक्रेसी है। चाहे फिर वो दिल्ली में हो, चाहे फिर वो झारखंड में हो, चाहे फिर वो कहीं और भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी है। आप अपनी विचारधाराओं को प्रमोट करने ना लग जाएं सिर्फ इस बात से कि वो देख रहे हो कि झारखंड में तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां तो ऐसे नारे नहीं लग रहे। न्यू दिल्ली और झारखंड में अंतर है मेरे भाई, और ये अंतर आपके पॉलिटिशियंस और राजनीतिज्ञों ने ही किया है। आप एक बात क्यों नहीं समझते कि कांग्रेस ने देश को नहीं लूटा है, और ना बीजेपी लूट रही है देश को। ये तो जो लोग बैठे हैं उन सरकारों में, उन्होंने लूटा है। कई बड़े बड़े नाम हैं, मैं नहीं लूंगा, आप समझदार हैं। शुभेंदु अधिकारी हों या कई और लोग हों जो पहले टीएमसी या कांग्रेस पार्टी में थे, और फिर उन पे ईडी की रेड पड़ती है और उन्हें बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल करके साफ कर देती है। तो देश को कोई पार्टी नहीं लूटती है, देश को वो कुटिल, चंट, गद्दार, बेईमान राजनीतिज्ञ लूटते हैं। और आप जितने प्रश्न इन छात्रों पे उठाते हैं, उतने प्रश्न काश अब अपने संसद भवन में उन बैठे सांसदों पे उठाते,
तो आज 60% बैठे उन क्रिमिनल केसेस के साथ वो लोग अकाउंटेबल हो पाते। खैर, हम अपने पॉइंट से डाइग्रेस नहीं करेंगे। मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मेरा कोई थॉट प्रोसेस, कोई आइडियोलॉजी में पुट नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आइडिया के साथ हूँ, मैं विचार के साथ हूँ। किसी धारा में बहना मेरी प्रवृत्ति में नहीं है। पर जस्टिस होना चाहिए, सही काम होना चाहिए, देश में एजुकेशन, शिक्षा पर बात होनी चाहिए। जेपीएससी एक काफ़ी ज़रूरी मुद्दा है। स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, सिविल सर्विसेज हो, अपने आप में ये बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है और इस पर देश में बात होनी चाहिए। अभी हाल ही के टाइम में आईएएस तुकाराम मुंडे, जिनकी एफडीए संस्था जो है, फूड डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, उसने कई रैशनल और रेडिकल स्टेप्स उठाए थे। 2 साल में 1100 रेड्स मारी और इस पे उनका बहुत नाम हुआ। मैं उनका नाम इसलिए यहाँ ले रहा हूँ कि अगर एक प्रॉपर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हम बना पाएँ तो इस देश की कितनी बेहतरी हो सकती है। उन्होंने कितनों को फूड पॉइजनिंग से बचाया, कितनों की जान बचाई, कितनों की हेल्थ को बेटर किया, सिर्फ एक इंसान ने। उनकी पूरी टीम है पर रिप्रेजेंटेटिवली उस एक इंसान ने कितनी बेहतरी करी महाराष्ट्र में। और उसके 24 ट्रांसफर्स हो चुके हैं, इवन मोर, आई डोंट नो। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो हमारा स्टील फ्रेम हुआ करता था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था एक बार कि जो सिविल सर्विसेज हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज, आईसीएस, उस समय ये स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है। पर आज तो कहानी कुछ और है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत घिसाई लगती है। लोगों को 8-8, 10-10 घंटे, सालों तक पढ़ना पड़ता है लगातार, तब जाके कोई एक सिलेक्ट होता है। और ये बहुत ही लक बेस्ड गेम हो चुका है अब तो, क्योंकि 10-10, 6-6, 10-10 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं और संभावना है आपकी आईएएस बनने की सिर्फ 150 की। तो ये लक बेस्ड ही गेम हो गया, प्रोबेबिलिटी पर ये गेम चलता है, संभावनाओं पर चलता है ये पूरा खेल। ऐसे में जब किसी बच्चे को ये पता चलता है कि उनके पेपरों के साथ धांधली हुई है, जो एक्चुअल मेरिट लिस्ट निकली है उसमें साइन ही नहीं है, जो उस कैबिनेट में बैठे हैं लोग, असेंबली मेंबर्स का साइन ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स, तो आप सोचिए उस बच्चे के दिल पे क्या बीतती होगी। मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा इस बारे में कि वो कितना काबिल है, वो कितना वो है, क्योंकि वो सब उसकी अपनी आंतरिक चीज़ें हैं। लेकिन उसके पास अधिकार है आपसे सवाल पूछने का कि क्यों ऐसा हुआ कि मेरे पेपर ढंग से कंडक्ट हो ही नहीं पाए। क्यों ऐसा होता है कि जेपीएससी के पेपर 5-5 साल तक कंडक्ट ही नहीं होते। इससे पहले जो बीजेपी की टर्म थी उसमें 5 साल सरकार ने एक भी जेपीएससी एग्ज़ाम कराया ही नहीं। उसके बाद सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिविल सर्विसेज का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ही पूरा ढांचा टूटा हुआ है, और भी कई एग्ज़ाम्स हैं जो बच्चे आकर बता रहे हैं कि पुलिस की भर्ती का एग्ज़ाम है और 2019 या 18 में उसका पेपर निकला, 2024 में उसकी भर्ती शुरू हुई और 2026 तक भर्ती हुई नहीं है। तो ये जो सिस्टम पूरा बना हुआ है ना, इसमें बदलाव की ज़रूरत है। और अब ये फोर्स लगना शुरू हो चुकी है। सीजेपी के सक्सेसफुल प्रोटेस्ट के बाद मुझे नहीं लगता है बीजेपी आंकलन कर पाई होगी, क्योंकि बीजेपी एफसीआरए बिल को पास करने में बहुत उत्सुक थी। शायद उनके अपने कुछ एजेंडा रहे होंगे, इसलिए इन्होंने कहा कि ठीक है, इसको थोड़ा शांत करो, ये ध्यान ना भटकाए, नहीं तो अपोजिशन पास करने ही नहीं देगा बिल। आजकल अपोजिशन तो हर चीज़ पे बाहर आ जाता है ना, तो वो पास ही नहीं करने देगा बिल। अगर हमने ऐसे किया तो उनने ऐसे ही शायद दे दिया होगा। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, शायद सबसे बड़ी उनकी ये गलती थी, क्योंकि उस प्रोटेस्ट ने कितनों को इंस्पायर कर दिया आप सोच भी नहीं सकते हैं। झारखंड की तो हम बात भी नहीं करते हैं, क्योंकि झारखंड में तो ये प्रोटेस्ट काफ़ी समय से चल रहे हैं। छोटे छोटे स्तरों पर टीचर्स खुद प्रोटेस्ट करते हैं अपनी ज़्यादा वेतन के लिए। उनका जितना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो और कई ऐसे स्टेट्स जो नॉर्दर्न बेल्ट में आते हैं। हमें रियलिटी पता है। मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र
निवासी परिवार में रह चुका हूँ, और जब मैं बचपन में देखता था तो मैंने पाया है पढ़ाई कुछ होती नहीं है। सरकारी स्कूलों में इनाम है, योगी आदित्यनाथ बोल देते हैं आकर, और ये पॉलिटिशियंस का तो काम है बकवास करना, क्योंकि रियलिटी तो ये है कि स्कूल बहुत बेहतरीन है नहीं। चलो हो सकता है कुछ जगहों पर वो स्कूल बेहतरीन बना भी दिया आपने, पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में बिल्ड हुआ है वो कहीं और नहीं हुआ, केरला में हुआ है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। तो एजुकेशन पे बात होनी चाहिए, और अगर ऐसा है तो योगी आदित्यनाथ वीडियो दिखाएं। जब प्रधानमंत्री गुजरात के स्कूलों में जाकर वीडियो नहीं बना पा रहे तो हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब बाहर देश से ट्रम्प और उनकी पत्नी आती हैं तो उन्हें दिल्ली के स्कूल में ही लाया जाता है एट द एंड, दिखाने के लिए कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। पर रियलिटी ये है कि सिर्फ दिल्ली में है, और बाकी चीज़ों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ बना है दिल्ली में। तो काफ़ी प्रश्न हैं जो उठने चाहिए, काफ़ी प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार विमर्श करना चाहिए। और कंक्लूसिवली मैं एंड में यही कहूँगा कि ये 4 विषय हैं जिन पर बात होनी चाहिए। हम धर्म, विचार, और ये देश धर्म प्रमुख देश रहा है, बिल्कुल रहा है, लेकिन अगर हमें विकास चाहिए, प्रगति चाहिए, एक सिंपल और एक सरल बात अपने दिमाग में हर किसी को बिठा लेनी चाहिए, और इस पर विचार विमर्श करके बिठाइए। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप मेरा अभिभाषण सुनकर बिठा लें, नहीं। एक समृद्ध देश ही धर्म की तरफ जाता है। यूएसए 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में क्यों जाने लगा धर्म की तरफ? क्योंकि एक समृद्ध देश, एक ऐसा देश जिसमें उसके नागरिकों के अधिकतर पेट भरे हुए हैं, वो सोच सकता है स्वर्ग और नर्क के बारे में, वो सोच सकता है निर्वाण, मोक्ष और इन सब के बारे में। वो देश नहीं सोच पाएगा, चाहे उसकी कितनी भी पृष्ठभूमि रही हो। अगर उसके देश में, अगर उसके नागरिक भूखे पेट सोते हैं, अगर उसके नागरिक परेशान हैं, दुखी हैं, जॉब नहीं लग रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पढ़ाई के संसाधन नहीं है, कंपटीशन है सरकारी नौकरियों के लिए इतना ज़्यादा, प्राइवेट सेक्टर में कोई संभावना नहीं है, और ये सब बहुत रियल इश्यूज़ हैं, इन पे बात होनी चाहिए। तो ये जो 4 चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी हैं, जिन पे बिल्कुल सरकार को सीधे रूप से बात करनी चाहिए, बिल्कुल। और सरकार ना करे तो उन्हें अकाउंटेबल ठहराइए, क्योंकि आप हैं इस देश के कर्ता धर्ता, सरकार नहीं। ना मोदी जी, ना योगी आदित्यनाथ जी, ना अमित शाह जी, ये सब सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव हैं। और अगर ये आपको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो काहे के रिप्रेजेंटेटिव है? देखिए, जब हम अपने एक देश में रहते हैं ना, या अपने एक घर में रहते हैं, तो अपने घर वाले लोगों से नोक झोंक कर सकते हैं, एक दूसरे को गाली दे सकते हैं, एक दूसरे से सीख सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। जैसे कबीर कहते हैं, बिन पानी साबुन बिना करे निर्मल स्वभाव, के अपने आलोचक को एकदम आंगन कुटी बसाए रखो, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बसाए, बिन पानी साबुन बिना करे रूप सुभाए। तो निंदा देश में होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। और जब इंटरनेशनल अफेयर्स आएंगे, अगर ट्रम्प कुछ फालतू बोलेगा या पाकिस्तान कुछ बकवास करेगा, तो हम सब एक साथ खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं, और खड़ा होना चाहिए हमारे देश के लिए। पर जब आप देश में बात कर रहे हैं तो कमियां तो आपको गिनाई जाएंगी। हमेशा गलतियां सरकार से होती हैं, कमियां गिनाने के लिए ही तो विपक्ष होता है। और कमियां ये नहीं है, कमियां गिनाने से बेहतर ही होता है देश, और कमियां गिनाना बहुत बड़ी बात है। बता पाना कि कहाँ गलती हो रही है और उसका सल्यूशन भी दे पाना, ये बड़ी बात है। तो मैं तो मानता हूँ कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। देयर वुड बी सम चेंज, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, पूरे अच्छे तरह से प्रॉपर वो होने चाहिए। अभी तो 15 अगस्त पे मोदी जी ने ये भी बोल दिया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा, मुझे अब भरोसा कम ही रह गया है। यूएसए में भी तो ट्रम्प क्या क्या बोलता है,
कितनी चीज़ें पूरी होती हैं हमें पता है, पर आशा है, होप्स हैं। ऑल द बेस्ट विद दैट। जेपीएससी और जेएसएससी के मामले में थोड़ी सी हम और बात कर लेते हैं। तो ये जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे फिर वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, इसके छात्र अपने आप को एक द्वंद्व में पाते हैं, क्योंकि उनका सिर्फ उपाय गरीबी से निकलना, खासकर झारखंड जैसे स्टेट में जहाँ गरीबी चरम पर है, सिर्फ सरकारी नौकरियों से निकला जा सकता है। और सरकारी नौकरी में जब ऐसे घपले होते हैं तो प्रोटेस्ट होना जायज़ है। ऑल्सो इन द कंक्लूसिव नोट, अंत में ख़त्म करते हुए मैं यही बोलना चाहूँगा कि CJP protest was not perfect. Definitely it was not perfect. Some things must have hurt people because of their ideology, and then some masalas that were given by the media of their type. पर इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि झारखंड प्रोटेस्ट वॉज एन ब्यूटिफुल प्रोटेस्ट, और मैं इस बात को बिल्कुल नहीं नकारूंगा कि झारखंड प्रोटेस्ट वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम CJP's protest, and the win of CJP protest somehow inspired them and led them to their win. और ऐसे ही देश में प्रोटेस्ट हों, क्योंकि डेमोक्रेसी इसी से ज़िंदा रहती है। सवाल पूछे जाएं और बदलाव हों। ऐसा ना हो कि जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन IAC जैसे प्रोटेस्ट हुए और लोकपाल बना, आज आप भी आए हैं, मैं भी आऊँ, कितना वो लोकपाल चलता है, कितनी उसमें उपलब्धि है हमें पता है, कितना करप्शन मरा है हमें ये भी पता है। तो सच में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने चाहिए। और मैं तो सरकार से, बीजेपी सरकार से कहता हूँ, अगर आप इतने अच्छे दिन लाने की संभावना रखते हैं तो लाइए अच्छे दिन, बदलिए, बदलाव करना सीखिए। सिर्फ NCERTs में से सिलेबस हटा देना मुगलों का या राजाओं का, ठीक है, वो आपकी अपनी तरीके हैं हिस्ट्री को प्रमोट करने के अपने। उन्होंने अपने शासन में मुगलों का किया, आप शिवाजी को ले आइए, ये औरंगज़ेब को लाए थे, ठीक है। हिस्ट्री इसी तरह से आइडियोलॉजी के लिए हेल्प करती है आपको, लेकिन कुछ रियल बदलाव होने चाहिए तो ये देश बेहतर हो सकता है। और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो पाएगा वो दहाड़ेगा और सीखेगा और बदलेगा देश को। देश की प्रगति, खासकर एक यूथ प्रधान देश में जहाँ युवा है इतना ज़्यादा, शिक्षा से हो सकती है। ऑल द बेस्ट। ऐसे ही प्रोटेस्ट हों, ऐसी जीत हो। माय कॉन्ग्रेचुलेशंस टू झारखंड प्रोटेस्ट ऑन JPSC एंड JASC। CJP प्रोटेस्ट हुआ, ब्यूटीफुल, जीते, और ऐसे ही वो आगे बढ़ते रहें, हमारा देश बेहतरीन होता रहे और हम किसी बाहर के अंतर्राष्ट्रीय दबाव से कभी ना दबें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।